देखो, जभी भी हम एक चार्ट को देख रहे होते हैं या फिर जभी भी हम अपनी बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कि कैंडल स्टिक्स कैसी हैं। ग्रीन है, रेड है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मार्केट हमको प्रोवाइड करता है। अलग अलग टाइम फ्रेम में हम कैंडल कैसे बिहेव कर रही है वो देखते हैं। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉल्यूम। तो कैंडल स्टिक के बारे में तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया है। इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड इट, तो आप ऊपर आई बटन पे जाके वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने चार्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है, बार चार्ट के बारे में बात की है, लाइन चार्ट के बारे में बात की है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट के बारे में बात की है, और कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की है। इसके अलावा लॉगरिथमिक एंड अरिथमेटिक स्केल के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो वीडियो देखी है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टॉक मार्केट में। इससे हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन को फेवर कर रहा है मार्केट का सेंटीमेंट। तो यही आज हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। वॉल्यूम, okay. Now, another piece of important information should be included on the bar chart is volume. Volume represents the total amount of trading activity in the market for that day. ये है क्रक्स आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मार्केट में, जैसे अगर आप वॉल्यूम की कैंडल एक दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हो या वॉल्यूम को एक दिन के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस दिन में मार्केट में कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। ये काम होता है किसका? ये काम बताना होता है वॉल्यूम का, ठीक है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे और द नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स दैट चेंज हैंड्स ऑन अ गिवन डे इन द स्टॉक मार्केट। तो उस पर्टिकुलर डे में कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया गया या स्टॉक शेयर्स को बाय या सेल किया गया, वो हमें वॉल्यूम बताता है। द वॉल्यूम इज रिकॉर्डेड बाय अ वर्टिकल बार एट द बॉटम ऑफ द चार्ट अंडर दैट डेज प्राइस बार। अभी मॉडर्न चार्ट में आपको इसकी पोजीशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग दिख सकती है, बट हाँ, पोजीशन सेम ही दिखेगी आपको। बॉटम ऑफ द चार्ट में वॉल्यूम दिखाई देती है। अ हायर वॉल्यूम बार मींस द वॉल्यूम हैज हैवियर फॉर दैट डे, यानी कि ज्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं, ज्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिसिपेशन है टोटल मिला के मार्केट में। A smaller bar represents lighter volume. A vertical scale along the bottom of the chart is provided to help plot the data as shown in figure 3.7. फिगर 3.7 देखो, ये वॉल्यूम बार्स दिए हुए हैं ना। यहाँ पे तो खाली आपको एक स्टिक के फॉर्म में दिखाई गया, बट आपको जनरल आइडिया यहाँ से भी पता चल सकता है कि जितनी बड़ी कैंडल बन रही है वॉल्यूम की, उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है मार्केट में उस दिन, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, ये आप इंफॉर्मेशन गैदर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 3.7 जो फिगर है उसमें शो हो रहा है। और इसके अलावा एक बार चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे ओपन होता है, क्लोज, हाई और लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में कवर कर रखी है। सो अगेन यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम की बात हो गई। Closer look at the Intel daily bar chart. Each bar measures the day's price range. The opening price is marked by the small tick to the left of each bar. The closing tick is to the right. The bars along the bottom measure each day's volume. तो इस जो चार्ट है ना, इस चार्ट का क्रक्स बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें वॉल्यूम के बारे में बताया गया जो बॉटम में यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक बार चार्ट, जिसका मॉडर्न तरीका आजकल हम यूज करते हैं, कैंडल स्टिक, वो हमको, कैंडल स्टिक की भी बात करोगे ना, अगर आपको एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कुछ भी दिख रही है, या एक बार चार्ट को भी आप देखोगे, तो वो हमको चार चीजें प्रोवाइड करता है, चार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक होता है कि ओपनिंग प्राइस कितना था, क्लोजिंग प्राइस कितना था, कितना उसने हाई बनाया अपना, और कितना उसने लो बनाया। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं, बट ऐसे ही आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आवरली बेसिस पे देख सकते हो, 5 मिनट्स पे देख सकते हो, 1 मिनट पे देख सकते हो, इवन सेकंड्स पे भी पॉसिबल, आई थिंक। तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हो। बट ये चार चीजें आपको बार से मिलेंगी। ओपनिंग प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ठीक है। अब बात होती है फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ओआई चेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसमें ही हमको सारा डेटा पता चलता है ना कि क्या मार्केट में एग्जैक्टली एट द मोमेंट क्या चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट, ओआई चेन यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेन। अब फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट होता क्या है समझ लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर हेल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में कितने आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है या अभी भी अवेलेबल है, वो सारा डेटा हमको बताता है ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि इतने लोग इंटरेस्टेड है, ओपनली इंटरेस्ट, ओपन है, लोगों का इंटरेस्ट अभी भी ओपन है वाले सेंस में आप इसको समझ सकते हो। ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड बाय द लॉन्ग्स और द शॉर्ट्स
नॉट द टोटल ऑफ बोथ लॉन्ग और दी शॉर्ट्स। लॉन्ग के फेवर में भी हो सकता है या शॉर्ट्स के फेवर में भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि टोटल दोनों का करके आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं, किसी भी डायरेक्शन में बेसिकली हो सकता है। रिमेंबर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वेरी लॉन्ग, देयर मस्ट ऑल्सो बी अ शॉर्ट। ठीक है, सो अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो जितने लॉन्ग पोजीशन होंगी उतने ही शॉर्ट भी पोजीशन वहां पे अवेलेबल होंगी। देयरफॉर वी ओनली हैव टू नो द टोटल्स ऑन वन साइड। एक साइड का अगर आपको टोटल पता चल जाएगा तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। जैसे आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट के कितने हैं, तो उतना ही किसके लॉन्ग के भी होंगे, या लॉन्ग के पता चल गए तो शॉर्ट के भी पता चल जाएंगे। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। Therefore, we only have to know the totals on one side. Open interest is marked on the chart with a solid line along the bottom, usually just above the volume but below the price. See figure 3.8. ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं। ये वॉल्यूम है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे मार्क हो रहा है। ठीक है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट जहाँ पे हमने समझा था कि क्लोजिंग जो होती है उसको मिला के जो चार्ट हमारे पास आता है, प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, तो वो हमारा लाइन चार्ट में डिनोट होता है। Now, total versus individual volume and open interest numbers in futures. Future chart services, along with most future technicians, use only the total volume and open interest figure. तो आपका पिवट में या फिर आप बोल सकते हो कि फोकस में इन दो इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट फिगर को। ठीक है, ऑल द फिगर्स आर अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल डिलीवरी मंथ। द टोटल फिगर्स फॉर ईच कमोडिटी मार्केट आर दी वंस दैट आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग पर्पसेस। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस किस साइड को जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए या फोरकास्ट करने के लिए। फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसको हम प्रेडिक्ट करने के लिए क्या मेनली डाटा यूज कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट फिगर को हम यूज कर रहे हैं। देयर इज अ गुड रीजन फॉर दिस। ऑलराइट, in the early stages of a futures contract's life, volume and open interest are usually quite small. ठीक है, जैसे भी कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप उसका अर्ली स्टेज देखोगे तो उस टाइम पे आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कम दिखेगा, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेज में है या अर्ली स्टेज में है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन कंपेरेटिवली कम होगा, तो इसीलिए आपको वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट कम दिखेंगे। द फिगर्स बिल्ड अप एज द कॉन्ट्रैक्ट रीचेज मैच्योरिटी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, मैच्योरिटी के पास आते जाएगा, वैसे वैसे इनका फिगर भी बढ़ते रहेगा। किसका, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर एक्सपायरेशन, हाउएवर, द नंबर्स बिगिन टू ड्रॉप अगेन। ठीक है, तो फिर से जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते रहेगी वैसे वैसे फिर से लोगों का पार्टिसिपेशन कम होते रहेगा। एक्सपायरी यानी कि अगर किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ गई है या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ गई है, तो इसका मतलब आप उसमें उसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती रहती है या एक्सपायरी जितने पास आती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कंपेरेटिवली थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली ट्रेडर्स हैव टू लिक्विडेट ओपन पोजीशन एज द कॉन्ट्रैक्ट अप्रोचेज एक्सपायरेशन। लिक्विडेट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। अगर उन्होंने लॉन्ग लेके चले हैं या उन्होंने बाई किया हुआ है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया हुआ है तो बाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपायरी आ गई तो फिर उसके बाद जो उनकी पोजीशन है वो ऑटो लिक्विडेट हो जाएगी, या फिर मतलब वो अपने मनपसंद तरीके से नहीं अपनी पोजीशन क्लोज कर पाएंगे। ये इसका क्रक्स है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट कम होते रहता है। जितने लोगों ने इंटरेस्ट शो करा था वो अपनी पोजीशन क्लोज करते रहते हैं, तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो कम होते रहेंगे जैसे जैसे एक्सपायरी पास होती रहेगी। All right. Therefore, the increase in the numbers in the first few months of life and the decline near the end of trading have nothing to do with the market direction and are just a function of the limited live feature of a commodity futures contract. देखो commodity futures contract की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वही बताना चाह रहे हैं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जनरल बिहेवियर है कि स्टार्टिंग में कम होगा पार्टिसिपेशन, फिर मिडिल सेक्शन में ज़्यादा होगा, फिर जैसी एक्सपायरी पास आते रहेगी तो वैसे वैसे पार्टिसिपेशन कम होते रहेगा, एंड हेंस वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट भी कम होते रहेगा। ये जनरल तरीका है, जनरल फंक्शनिंग है फ्यूचर्स कमोडिटी, लाइक कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन का इसमें डायरेक्टली असर नहीं पड़ता है। To provide the necessary continuity in volume and open interest numbers and to give them forecasting value, the total numbers are generally used. ठीक है, तो टोटल नंबर्स को हम जनरली यूज करते हैं। स्टॉक चार्ट प्लॉट टोटल वॉल्यूम फिगर्स बट डू नॉट इंक्लूड ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम फिगर्स को यूज किया जाता है बट ओपन इंटरेस्ट को नहीं यूज किया जाता है। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट रिपोर्टेड अ डे लेट इन फ्यूचर्स। ओके, फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट नंबर्स आर रिपोर्टेड अ डे लेट। ठीक है, फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, स्पेशली फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट नंबर को एक दिन बाद
रिपोर्ट किया जाता है। Therefore, the chartist must be content with a day's lag in obtaining and interpreting the figures. The numbers chartist यानी कि जो लोग चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टू फोरकास्ट द प्राइसेस, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, द नंबर्स आर यूजुअली रिपोर्टेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग डेज ट्रेडिंग आवर्स बट टू लेट फॉर पब्लिकेशन इन द डेज फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। अच्छा, ये कंपेरेटिवली देखो, ये बुक कंपेरेटिवली थोड़ी पुरानी है, तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन कब आएगी? आज जो भी मार्केट में हुआ है वो कल आएगा ना। अभी भी न्यूज़पेपर में अगर कोई भी आज घटना हुई होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन जानकारी अगले दिन के न्यूज़पेपर में आती है। आज हुई है तो आज में नहीं आती है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जैसे आज कुछ भी हुआ है वेल विद इन फाइनेंशियल आवर्स या वेल विद इन जो ट्रेडिंग आवर्स है, स्टॉक मार्केट के आवर्स है, उसके अंदर कोई भी लाइक वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं तो वो अगले दिन के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लेट आवर्स में होता है जो चेंजेस होते हैं, और वो सेम डे के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में नहीं आ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या जो न्यूज़पेपर जनरली होते हैं वो मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं ना इन्फॉर्मेशन। ओके, estimated volume figures are available however after the market close and are included in the following morning's newspaper. Estimated volume numbers are just that, but they do at least give the figures or future technicians some idea of whether trading activity was heavier or lighter the previous day. तो होता क्या है कि एस्टिमेटेड वॉल्यूम नंबर्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको एक्चुअल डेटा पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम एग्जैक्टली था, कितना ओपन इंटरेस्ट था, बट उससे पहले एस्टिमेटेड वॉल्यूम फिगर्स आपको दिए जाते हैं, जिससे जो ट्रेडर हैं या फिर जो चार्टिस्ट हैं उनको जनरल आइडिया हो जाए कि मार्केट में एक्टिविटी हाई थी, हैवियर थी ट्रेडिंग एक्टिविटी, या लाइटर थी। ठीक है, इन द मॉर्निंग पेपर देयरफॉर व्हाट द रीडर गेट्स इज द लास्ट डेज फ्यूचर प्राइसेस अलोंग विद एन एस्टिमेटेड वॉल्यूम फिगर। तो अगले दिन जो मिलेगा वो क्या आता है, वो आपको पता चलेगा बेसिकली क्या, एक तो आपको पता चलेगा कि लास्ट डे का फ्यूचर प्राइसेस और एस्टिमेटेड वॉल्यूम फिगर आपको पता चलेगा। ऑफिशियल वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट नंबर्स हाउएवर आर गिवन फॉर द डे बिफोर। ठीक है, यानी कि अगर आप आज न्यूज़पेपर देख रहे हो, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो वो कल का डेटा नहीं दे रहा है, कल से एक दिन पहले का डेटा दे रहा है, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। कल का डेटा आपको मिलेगा बट वो एस्टिमेटेड वॉल्यूम मिलेगी, एग्जैक्ट फिगर आपको एक दिन बाद मिलता है। एक दिन बाद यानी कि जैसे आज जो फिगर्स होंगे एग्जैक्ट, वो कल के नहीं परसों के न्यूज़पेपर में आएंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्टॉक चार्टिस्ट डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, वॉल्यूम टोटल्स फॉर स्टॉक्स आर इमीडिएटली अवेलेबल। तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है बट स्टॉक चार्टिस्ट को इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो देयर इज दिस बिग चेंज और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्यूचर। फ्यूचर का जो डेटा होता है वो वन डे आफ्टर मिलता है, बट जो स्टॉक्स का है वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट नंबर्स इन फ्यूचर। The individual open interest numbers in futures do provide valuable information. They tell us which contracts are the most liquid for trading purposes. ठीक है, तो हमको ओपन इंटरेस्ट से क्या पता चलता है कि किस चीज में ज्यादा सेंटिमेंट्स या ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, और किस में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग तभी फ्रूटफुल होगी जब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और ज्यादा लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी यानी कि उतना ही कैपिटल यूज हो रहा है, उतना ही आपको पार्टिसिपेशन एक्टिवली मिल रहा है लोगों का। अब कंसिडर करो या इमेजिन करो एक ऐसा स्टॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ही बहुत कम है, तो उसमें लिक्विडिटी भी कम होगी, उसमें ट्रेडिंग करने का बेनिफिट भी कम होगा, क्योंकि उसमें आपकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटीज है, या आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। एज अ जनरल रूल ट्रेडिंग एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड टू दोज पर्पसेस फॉर दोज डिलीवरी मंथ्स विद द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो ट्रेडिंग हमेशा तब करी जाती है या उन मंथ्स में करी जाती है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है। मंथ्स विद लो ओपन इंटरेस्ट नंबर शुड बी अवॉइडेड। देखो यहाँ पे मंथ्स और लंबे टाइम फ्रेम पे हमको सारी चीज़ें डिफाइन की जा रही है, बट आप करंट सिनेरियो में अगर आप इंटरडे ट्रेडर भी हो तो भी आप उससे टाइम फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मंथ्स विद लो ओपन इंटरेस्ट नंबर शुड बी अवॉइडेड एज द term implies higher open interest means that there is more interest in certain delivery months. सिंपल सी बात है, कभी भी ट्रेडिंग करना ज्यादा बेनिफिशियल तब होगा या ज्यादा लोग तब पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट हाई है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट लो होगा तो ट्रेडिंग कंपैरेटिवली कम होगी, बिकॉज जनरल सेंटिमेंट ये होंगे कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ वीकली एंड मंथली बार चार्ट्स, we have focused so far on the daily bar chart. However, be aware that a chart can be constructed for any time period. जैसे इंटरडे में तो और छोटे टाइम पीरियड चार्ट्स को यूज किया जाता है, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और आर्ली बेसिस। फिर
अगर डेली बेसिस पे पिछले डेट का देख रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। इवन जो स्कैल्पिंग होती है वो तो और छोटे टाइम फ्रेम पे भी होती है, 1 मिनट का चार्ट देख के भी बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, राइट? So we are focused so far on the daily chart. However, be aware that a chart can be constructed for any time period. The intraday bar chart measures the high, low, and last prices for time period as short as 5 minutes. ये डेटा थोड़ा सा पुराना है क्योंकि आजकल 1 मिनट और इवन सेकेंड्स में भी आपको डेटा मिल जाता है इंटरडे बार चार्ट में। द एवरेज डेली बार चार्ट कवर्स फ्रॉम 6 to 9 months of price action for longer range trend analysis. However, weekly and monthly bar charts must be read or used. The value of using these longer range charts is covered in chapter 8, but the methods of constructing and updating the charts is essentially the same. See figure 3.9 and 3.10. We'll see it. On the weekly chart, one bar represents the price activity of the entire week. On the monthly chart, each bar shows the entire month's price action. Obviously, weekly and monthly chart compress the price action to allow for much longer range trend analysis. A weekly chart can go back as much as 5 years and a monthly chart up to 20 years. It's simple technique that help the chartist study the market from a longer range perspective, a valuable perspective that is often lost by relying solely on daily charts. तो जनरल क्रक्स समझ लेते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्टिस्ट ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनको कंफर्मेशन मिल सके। जैसे डेली बार चार्ट को तो उन्होंने देखा ही, उसके अलावा उन्होंने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, वीकली देखा, ईयरली देखा, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो दैट इज द जनरल आइडिया। यहाँ पे वीकली बार चार्ट दिया हुआ है। ऑब्वियसली वीकली बार चार्ट आपको एक वीक का ओपन और क्लोजिंग प्राइस बताएगा, हाई लो बताएगा। ठीक है, वैसे ही मंथली चार्ट आपको मंथ का बताएगा, डेली चार्ट डेली का बताएगा, 5 मिनट की हैंडल 5 मिनट का बताएगी। ठीक है, तो टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं बट चार इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे आपको। चार इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? ओपनिंग प्राइस उस टाइम फ्रेम में, जैसे अगर आप डेली का यूज कर रहे हो तो एक दिन में, उस पर्टिकुलर डे में, जैसे आपने आज के दिन का टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है, या कल के दिन का करा फॉर एन एग्जांपल, तो कल कितने पे प्राइस खुला था, कितना उसने हाई बनाया, मान लो 100 पे खुला, वो 200 तक गया और फिर एक बार 80 तक भी आया, लेकिन क्लोजिंग अल्टीमेटली 150 में होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर चार्ट को देख के पता चल जाएगी कि कितने में खुला 100 में, हाई कितना बनाया 200, लो कितना बनाया 80, क्लोजिंग कहाँ हुई 150। ठीक है, तो दैट इज जस्ट अ कॉमन एग्जाम्पल। वी आर एट दी कंक्लूजन। अब ये जो हमारा चैप्टर था ये बहुत बेसिक भी आपको लगा हो सकता है, बट क्योंकि हम पूरी बुक को डिटेल में कवर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द बाइबल ऑफ द ट्रेडिंग, राइट? सो कुछ चीजें आपको बेसिक लगेंगी बट उन्हीं से इंक्लूडेड या रिलेटेड चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको पूरा डेटा एक साथ मिलेगा। ये मेरा यहाँ पे क्रक्स है इस पर्टिकुलर बुक को कवर करने का, ये मेरा एम है इसके पीछे। ठीक है, सो यस, मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग इट आर्डेंटली, लाइक स्टार्टिंग से एंड तक सारे चैप्टर्स को आप डिटेल में देख रहे हो। कोई भी इनसाइट्स हैं, कोई भी आपने अगर सजेशंस देने हैं तो यू कैन डू इट इन दी कमेंट सेक्शन। आई एम ओपन टू एनीथिंग इंक्लूडिंग criticism. I am open to criticism as well, right? So conclusion, now that we know how to plot a bar chart and having introduced the three basic sources of information, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसका कंक्लूजन है प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। सो दीज आर द थ्री बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वी आर रेडी टू लुक एट हाउ दैट डेटा इज इंटरप्रेटेड। रिमेंबर दैट द चार्ट ओनली रिकॉर्ड्स द डेटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, always remember that the chart is only recording the data, it is just showing us the data in a neutral manner। हम उसके पीछे वैल्यूज ऐड करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, वही तो फोरकास्टिंग का मेन तरीका है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना पड़ेगा दैट चार्ट ओनली रिकॉर्ड्स द डेटा, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, इट इज नॉट अगेंस्ट यू, यू हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। आपने वो इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके अपने फेवर में यूज करना पड़ेगा। अगेंस्ट तो क्यों ही करेंगे, राइट? अपने फेवर में यूज करना है। मार्केट सिर्फ आपको एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। In itself, it has little value. It's much like a paintbrush and canvas. By themselves, they have no value. In the hands of a talented artist, however, they can help create beautiful images. सेम एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि ये जो चार्ट है ये खाली रिकॉर्ड को बता रहा है और ये एक ऐसा है जैसे कि पेंट और ब्रश। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो पेंट और ब्रश कौन यूज कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेम इंफॉर्मेशन को देख के, मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हुआ, कोई और ट्रेड कर रहा है उसका लॉस हुआ, देखी तो सेम इंफॉर्मेशन थी ना दोनों ने। तो चार्ट ने तो सिर्फ डेटा दिया हुआ था, वैसे ही जैसे पेंट और ब्रश दिया हुआ है और कैनवस दिया हुआ है, आप डिसाइड करोगे कि कैसे आप एक पेंटिंग बना सकते हो। एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बताता है या करके दिखाता है कि वो कैसे उससे पेंटिंग बना रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है।
ठीक है, perhaps an even better comparison is scalpel. In the hands of a gifted surgeon, it can help save lives. ठीक है, स्कैल्पल जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको ऑपरेशन में यूज किया जाता है, आप जनरली ऐसे समझ लो। तो अगर एक सर्जन बहुत अच्छा है तो उसी स्कैल्पल से वो किसी की जान भी बचा सकता है। और सेम स्कैल्पल्स इन द हैंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ अस, हाउएवर, a scalpel is not only useless but might even be dangerous. तो सेम स्कैल्पल से एक गिफ्टेड सर्जन किसी की जान बचा रहा है, बट अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो जनरल लोगों के हाथ में अगर वो आ जाए स्कैल्पल, तो वो किसी यूज का नहीं है, या फिर वो किसी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। अ चार्ट कैन बिकम एन एक्सट्रीमली यूजफुल टूल इन द आर्ट और स्किल of market forecasting. Once the rules are understood, let's begin the process. In the next chapter, we'll look at some of the basic concepts of trend and what I consider to be the building block of chart analysis. तो चार्ट का जनरल तरीका क्या है, जनरल यूज कैसे होता है वो हमने समझ लिया है। अब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड एंड कैसे चार्ट को यूटिलाइज किया जाता है अल्टीमेटली अपने फेवर में, वो हम आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। Make sure that you are answering one very interesting question that is waiting for all of you in the chat section. And also, if you have any suggestions, any piece of advice, yes, make sure that you are commenting it as well. And for more such content, subscribe to the channel. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharangji. Peace out.